नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो का नाम है अ हीरो एंड अ स्कॉलर। कुछ दिन पहले मेरा बच्चा मुझसे पूछ रहा था, बड़े पापा मैं अपने टैलेंट को कैसे डिस्कवर कर सकता हूँ। तो मैंने उसको अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में। 50 करोड़ साल पुराना सीक्रेट वो दिखाया था। उसमें हम लोगों ने एक बहुत ही पैशनेट लेडी हैं मेलेडी हॉब्सन, जो बहुत सक्सेसफुल बनी, उसके बारे में कुछ बातें की हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको आज चाहता हूँ आप पहचानें। बचपन से मुझे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। एक तरफ अर्जुन, जो कि भगवान कृष्ण के साथ आप सब जानते ही हैं, गीता में उनका कितना बड़ा रोल है, और दूसरी तरफ एकलव्य। मुझे बचपन से लगता था कि एकलव्य ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बस उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया होता। अगर द्रोणाचार्य ने उनकी उंगली नहीं काटी होती तो वो आज अलग ही इतिहास लिखती है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन फिर जब एक स्पिरिचुअल रास्ते पे आए तब समझ में आया कि गुरु का क्या रोल है। आज के वीडियो में हम लोग मेलेडी हॉब्सन से सीखेंगे कि शिष्य का क्या रोल है, क्योंकि गुरु तो हमेशा अवेलेबल हैं। आज के यूट्यूब के ज़माने में तो आप ढेर सारे गुरु ले लो। यहाँ पर मैं भी सिखा रहा हूँ, पता नहीं कौन कौन सिखा रहा है। लेकिन अगर आपके अंदर में सही शिष्य बनने का क्वालिटी नहीं है, और वो क्या क्वालिटी है आज की वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा। उसमें 2-3 अलग अलग चीज़ें हम लोग बताते हैं, कैसे आपको रिएक्टिव नहीं बनना है, आपको प्रोएक्टिव बनना है। ये रिएक्टिव प्रोएक्टिव क्या है ये आप समझेंगे। और फिर 2 जेवलिन थ्रोअर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने खेला है, एक इहाब अब्दुल रहमान और दूसरे जूलियस येगो। इन दोनों को अगर आप देखेंगे, मतलब अगर फेस टू फेस देखेंगे, इहाब अब्दुल रहमान वो लंबा चौड़ा 6 फीट के ऊपर की हाइट, और वहीं पर बेचारा जूलियस येगो, उसकी हाइट कम थी, उसकी पावर भी कम थी। लेकिन दोनों में से कौन जीता और क्यों जीता ये आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। कोई ऐसी बहुत ही स्पेशल चीज मैंने सीखी है इस वीडियो से, जिसने मेरे खुद के टैलेंट को 10 टाइम्स बढ़ा दिया। ये वीडियो मैं अपने बच्चों को कम से कम 10 बार दिखाऊंगा। 2 बार दिखा चुका हूँ, अभी 8 बार और दिखाऊंगा, जब तक कि उनको याद नहीं हो जाता कि एक बंदे को जिसको अपना टैलेंट खोजना है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है। ये आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं तो dkbrains.com पे जाकर के हिडन टैलेंट नाम का सीरीज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करके भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करिए। सच बताइए, कौन कौन है यहाँ पर जो अपना हिडन टैलेंट खोजना चाहता है? बस खाली 2 लोग। बहुत देर बाद एक हाथ उठा है, इसका मतलब वो अभी नहीं खोजना चाहती, या तो शायद आपको ये लगता ही नहीं हो कि आपके अंदर में कोई टैलेंट है भी, है ना, इसलिए शायद। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपके अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, इसका मतलब टैलेंट भी है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन स्पॉन्ज। आप लोगों को याद तो है कि स्पॉन्ज की क्वालिटी क्या है जिसकी वजह से वो इतने सालों से सर्वाइव कर गया? वो एब्जॉर्ब करता है ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और उसके बाद वो फिल्टर करता है, जो पॉइजनस चीज़ें हैं उसको निकाल के फेंक देता है। इसी वजह से वो 500 मिलियन सालों से ज़िंदा है। और उसके बाद हमने कल बहुत नई चीज़ मैंने समझी थी कि किस तरह से जब बाइबल पढ़ाने के लिए दुनिया में एक आदमी ने ट्रांसलेशन किया, तो उससे खाली बाइबल और एथिक्स नहीं आया, अच्छाई नहीं आई, क्या आया? लिटरेसी आई। लिटरेसी को मैं बहुत हल्के से लेता था, अरे यार इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस यही तो है। लेकिन अब मुझे याद आया कि मैं लिटरेट था, इसलिए मैं 2000 कब यहाँ लखीमपुर आया था? 2011 और 2012 में मैंने किताबें पढ़ना ख़रीदना शुरू किया था। अगर मैं लिटरेट नहीं होता तो मैं वो सब चीज़ नहीं कर पाता, मैं पढ़ नहीं पाता, मैं समझ नहीं पाता। पूरी दुनिया खुल गई मेरे लिए। आज का टॉपिक है अ हीरो एंड अ स्कॉलर। एक हीरो और एक स्कॉलर, पढ़ाकू। इन 2nd ग्रेड मेलेडी लर्नड टू रीड। जब वो 2 साल की थी तब मेलेडी ने, जिसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे, उसने पढ़ना सीखा। उस साल उसने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, वो जीत गई, कॉन्टेस्ट जीती, उसमें एक कंपटीशन हुआ था और उसको प्राइज़ में मिला शार्लेट्स नाम का एक किताब, शार्लेट्स वेब। कह रहे हैं ये किताब इतनी मुश्किल थी उसके लिए, ऑल्दो फर्स्ट चैप्टर वॉज अ बिग लीप। बिग लीप मतलब समझ रहे हैं, एक बड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा गैप था वो। एक छोटा बच्चा शायद 1 फीट का नाली कूद जाए, ये 10 फीट की नाली है। हाँ, लेकिन अगर आप नाली क्रॉस करना चाहते हैं, मतलब इस पार से उस पार जाना चाहते हैं और आप नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे? अगर नाव होगी तो, नहीं तो आप अगर डिटरमाइंड हैं तो आप बोलेंगे चलो इसके किनारे किनारे जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर ब्रिज बना हुआ है। अगर उस पार जाना है तो कोई रास्ता होगा। तो कह रही है कि उसने ये डिटरमाइन कर लिया था कि अब मेरी किताब ये है और इसका मैं कवर टू कवर पढ़ूंगी और हर एक शब्द का मतलब मैं समझूंगी।
कितना यार डिटर्मिनेशन, ये डिटर्मिनेशन मुझे आया था जेनोवा के टाइम पर। मेलेडीज डिजायर टू सोक अप द वर्ड्स एंड वर्ल्ड अराउंड हर ओनली ग्रू विथ एज। तो इसके साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, मेलेडी की ये डिज़ायर बढ़ती गई, क्या? शब्दों को इकट्ठा करना और दुनिया को अंदर एब्जॉर्ब करना। और इसी डिज़ायर की वजह से, कौन सी डिज़ायर? शब्दों को समझना और दुनिया को समझना, ये उसकी डिज़ायर बढ़ती गई। और इसी डिज़ायर की वजह से उसको एक गर्मियों में इंटर्नशिप मिली जॉन रॉजर्स के साथ में। जॉन रॉजर्स कौन थे? उन्होंने कंट्री का सबसे बड़ा माइनॉरिटी ओन्ड इन्वेस्टमेंट फर्म खोला था, मतलब जो एक तरह से बैंक खोला था बहुत बड़ा। जॉन हर शनिवार को मैकडोनल्ड में बैठ करके अखबार पढ़ा करते थे और मेलेडी को समझ में आ गया था कि ये आदमी समझदार है और यहाँ पर रोज़ आता है। वो अपना नाश्ता कर चुकी रहती थी, फिर भी जाकर के वहाँ उसके पास बैठ जाती थी। दिस वॉज हाउ शी स्टार्टेड स्टडिंग द स्टॉक मार्केट। इस तरह से उसने स्टॉक मार्केट को समझा, उस आदमी के पास जा के बैठना, बातचीत करना। वंस शी गॉट द इन्वेस्टमेंट बग, शी न्यू एज मच अबाउट वॉरेन बफेट एज आई डिड, जॉन टेल्स मी। और जॉन बोलते हैं इस लड़की को एक बार वो जब चस्का लग गया, इन्वेस्टमेंट बग बोलते हैं, तो जितना मैं वॉरेन बफेट के बारे में जानता हूँ उतना ये भी जान गई। सब कुछ, जो कुछ भी मैं बताता था सुनती थी, पूरा ऐसा लगता है मेरे ब्रेन में से डाउनलोड कर लिया इसने स्टॉक मार्केट। जॉन कहते हैं वो पूरी तरह से कमिटेड थी पूरी इस दुनिया को जानने के लिए, सब कुछ जानना चाहती थी। देखा जाए तो वो स्पॉन्ज की तरह थी, सोखती रहती थी। स्पॉन्जीनेस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट स्टूड आउट टू मी अबाउट मेलेडी टू। ऑथर कहते हैं जब मैं मेलेडी से पहली बार मिला तो मुझे भी यही समझ में आया कि ये स्पॉन्जी है, कुछ भी बोलो सोखती रहती है, चूसती रहती है, सुनती बहुत है, बोलती कम है। ऑथर उससे 10 साल पहले मिले थे। उस समय मुझे बुलाया गया था एक प्रेजेंटेशन देने के लिए, एक लेक्चर देने के लिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपीज़ को अपना रिसर्च पढ़ाने के लिए। और जब मैं उस कमरे में घुसा तो वहाँ पर सब बड़े बड़े लोग थे, ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर्स जैसे क्रिस्टोफर नोलन टाइप के लोग, ऐसे लोग वहाँ बैठे हुए थे। और टेक के बिलियनियर्स, बिल गेट्स टाइप के लोग बैठे हुए थे। इट वॉज मेलेडी हु आस्क्ड मी द मोस्ट क्वेश्चंस। और उसी में कौन बैठी है? मेलेडी बैठी है। और उसने मुझसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे और उन सब में से केवल यही अकेली थी जो नोट्स ले रही थी। जब इस चीज़ पर बात आती है, इंफॉर्मेशन लेना और सोक करना, एब्जॉर्ब करना, तो भैया ये तो अलग ही प्रजाति थी, बस लेती रहती थी। नॉर्मली लोग होते हैं वो क्यूरियस होते हैं, वही पूछते हैं, देखा दो चार सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन इसका जो एंगेजमेंट था, जिस तरह से घुसती थी, पूछती थी, वो क्यूरियोसिटी नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा था। शी हैड अनयूजुअल लेवल्स ऑफ व्हाट सोशल साइंटिस्ट कॉल एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। सोशल साइंटिस्ट एक शब्द यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, कि एक आदमी कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये इसके अंदर में बहुत ज़्यादा था, एब्जॉर्ब करना, सोखना। अब ये सुनिए भाई, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है? ये होता है किसी भी जानकारी को सबसे पहले पहचानना कि यार ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। सारी जानकारी काम की नहीं होती, उसको पहचानना, फिर उसको बाकायदा कीमत देना। अब मान लीजिए हम लोग इंस्टाग्राम के फीड्स देख रहे हैं और उसमें हमने देखा कि किस तरह से अंबानी के यहाँ शादी हुई, तीनों खान ने डांस किया, तो ये बड़ी अच्छी जानकारी है। लेकिन वहीं पर कोई आदमी बता रहा है, आपको मालूम है ये जो खान आते हैं, मैंने वीडियो देखा भी, उसमें से हर एक खान आने का कितना पैसा लेता है और काम करने का कितना पैसा लेता है, परफॉर्म करने का। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था 1 करोड़ ये लेते हैं और 1.5 करोड़ ये। हो सकता है सच हो झूठ हो, बट अचानक से मुझे समझ में, अच्छा ये लोग तो वहाँ पर दोस्त की तरह थोड़ी गए थे, ये तो वहाँ पर पैसा लेकर के डांस करने गए थे, जैसे हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा आता है। तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूबल है बजाय कि अरे बाप रे बाप खान आए थे इनके यहाँ। तो जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं तो उसको पहचानना, उसको सही तरीके से वैल्यू करना और एसिमुलेट करना, अपने दिमाग में इकट्ठा करना और फिर उसको अप्लाई करना। जैसे आपने मुझसे पूछा कैसे हम जेनोवा को अप्लाई करें, ये होता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। इट हिंजेस ऑन 2 की हैबिट्स। और ये आपके अंदर कैसे आती है? ये 2 हैबिट से आती है। सबसे पहला इज़ हाउ टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आप अपना इन्फॉर्मेशन कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं। डू यू रिएक्ट टू व्हाट एंटर्स योर फील्ड ऑफ विजन। जब आपसे कोई बात बताई जाती है या आप कोई बात सुनते हैं तो उसको रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट समझते हैं? तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन करना। हाँ, हमसे नहीं हो पाएगा, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब बिना सोचे समझे इमोशन से एक्शन देते हैं, वो आप रिएक्ट करते हैं। और यू आर प्रोएक्टिव इन सीकिंग न्यू नॉलेज।
या आप प्रोएक्टिव हैं कि यार इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको एक इंफॉर्मेशन मिली तो उसमें अरे फिर से ऐसा हो गया, या आप पूछते हैं कि इस सिचुएशन में होगा क्या। आप प्रोएक्टिव हैं नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, स्किल्स के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है यार। जैसे मान लीजिए मेरे पास कार है और मैं गाड़ियों का शौकीन हूँ, तो मैं पूछूं यार अगर मान लो गाड़ी में कभी कॉमनली गाड़ियाँ बंद की हो जाती रोड साइड, तो फिर वीडियो देख लो उसका। फिर अगर ये पार्ट ख़राब हुआ तो उसको ठीक कैसे किया जाता है। ये है प्रोएक्टिव ड्राइवर जो गाड़ी को ख़राब होने से पहले ही खोज रहा है। और दूसरा होगा रिएक्टिव ड्राइवर जो बोलेगा गाड़ी भैया ख़राब हो जाती है तो फिर नुकसान होता है, ये नुकसान हो जाता है, मतलब गाड़ी बहुत अरे खराब की बात करते रहते हो हमेशा। तो बुरा ही तुम्हारे मुंह से निकलता है, कोई अच्छी बात नहीं बोलते हो, शुभ शुभ बोलो। ये रिएक्टिव माइंड है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिला तो आप रिएक्ट करते हैं, या प्रोएक्टिव हैं अपनी नॉलेज को लेने के लिए, स्किल को लेने के लिए और नया पर्सपेक्टिव को लेने के लिए। और दूसरा, जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन ले लिया तो आप उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से फ़िल्टर करते हैं। आपका गोल क्या है। जैसे अभी हम लोग क्लास यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा तो गोल है वीडियो बनाना, लेकिन साथ ही साथ मेरा गोल ये भी है कि मुझे अपना टैलेंट मिले। तो आपका गोल क्या है जब आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसको फिल्टर करते हैं। डू यू फोकस ऑन फीडिंग योर ईगो और फ्यूलिंग योर ग्रोथ। आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। आप अपना अहंकार बढ़ाना चाहते हैं। तुम्हें पता है हिडन टैलेंट मैंने पढ़ा है, वॉरेन बफेट के बारे में जानता हूँ मैं। उस फिल्म को 10 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। ऐसे ढेर सारी बातें आप शो ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, या आप अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एब्जॉर्बिव कैपेसिटी है। पहला कि आप रिएक्टिव हैं कि प्रोएक्टिव, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। और दूसरा, आप ईगो को बूस्ट करते हैं या आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर आप रिएक्टिव हैं और ईगो ड्रिवन हैं तो आपका जो भी ज्ञान वान है वो सब शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। समझ गए, शॉर्ट सर्किट, कोई काम नहीं होगा, फट करके जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट लर्निंग मतलब सीखा गया, बचा ही नहीं। इट ट्रैप्स पीपल इन प्रोटेक्टिव बबल। उसकी वजह से लोग फंस जाएंगे अपने आप को बचाने। हमको पता है तुम जो बता रहे हो हमको सब पता है, ज़्यादा ज्ञान न दो हमको। ये है प्रोटेक्टिव बबल, अपने आप को बचा रहे हैं हम। कहीं पर कोई आदमी कुछ जानकारी दे रहा है तो हम उसको सुनना ही नहीं चाहते, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बबल है, बबल मतलब बंद है। ऐसा इंसान जब कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है तो उसको ले नहीं पाता है, क्योंकि वो पहले से जानता है और बोलता है चुप रहो। और दूसरा, इसीलिए उनकी अगर इमेज किसी चीज़ से चोट पहुंचेगी तो वो ले नहीं पाएगा, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन उसको एंटर नहीं करेगी। देयर थिन स्किन लीव्स देम विथ थिक स्कल्स। इनकी चमड़ी तो बहुत पतली है, मतलब ये सुनते बहुत कम है, लेकिन इनकी खोपड़ी बहुत मोटी है, मतलब जो सुनते हो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। खोपड़ी मोटी होना मतलब बहुत अहंकारी लोग हैं। व्हेन पीपल आर प्रोएक्टिव एंड ईगो ड्रिवन। अच्छा, पहला वाला था रिएक्टिव एंड ईगो ड्रिवन, सुनते ही आप खट खट ई सेंटर से काम करते हैं और अहंकारी हैं। अब दूसरा, जब आप प्रोएक्टिव हैं मतलब आप नॉलेज को खोज के लेते हैं, लेकिन आप ईगो ड्रिवन हैं, अहंकारी हैं। इट ओपन्स द डोर टू मोर इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं क्योंकि आप प्रोएक्टिव हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। अहंकारी हैं लेकिन प्रोएक्टिव हैं। प्रोएक्टिव मतलब खोज के, बहुत से लोग हैं ना खोद के जानकारी लेते हैं दूसरों की लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप हैं तो प्रोएक्टिव, लेकिन साथ ही साथ ईगो ड्रिवन है। आपका जो लाइफ चलती है वो ईगो से चलती है। तो ऐसा आदमी रादर देन बीइंग पैसिव दे आर एक्टिव सीकर्स ऑफ फीडबैक। ये लोग पैसिव नहीं होते, बोलते हैं सुनो मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, अच्छा हूँ कि नहीं, मैंने काम अच्छे से किया था कि नहीं किया था, अच्छा मैं दोबारा बताना, हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ। वो अपने बारे में फीडबैक तो लेते हैं, बट इफ़ इट्स नेगेटिव इट गेट्स वीडेड आउट। पॉजिटिव फीडबैक तो लेंगे, लेकिन अगर कोई नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो बोलते तुम बकवास कर रहे हो, मैं जानता था तुम मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ईगो ड्रिवन है ना, इन्फॉर्मेशन तो लेता है लेकिन खाली अपनी तारीफों की लेता है, अहंकारी आदमी। इट इज़ टू अनकम्फर्टेबल, क्योंकि जो भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फीडबैक होती है वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होती। अगर कोई इनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है, मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ जिससे आपके अंदर सुधार आ सकता है, तो उस चीज़ के लिए वो एकदम इम्परवियस होते हैं, ये बंद होते हैं। दे बिकम लाइक टेफ्लॉन, नथिंग स्टिक्स। ये वो टेफ्लॉन कपड़े की तरह होते हैं जिसमें कोई चीज़ चिपकती नहीं है, जैसे पानी डालो
तो पानी चिपकता ही नहीं है। नॉन पैन होता है ना। हाँ, टेफ्लॉन का जो कपड़ा नहीं होता वो, जो जिससे वो बनता है, नॉन स्टिक, कोई चीज़ चिपकती नहीं है। लर्निंग इज़ मोर लाइकली व्हेन पीपल आर रिएक्टिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। लर्निंग तब होता है जब एक आदमी रिएक्टिव होता है और ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। रिस्पॉन्डिंग विथ एन आई टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट मेक्स पीपल मोल्डेबल लाइक क्ले। जब एक आदमी इम्प्रूवमेंट चाहता है अपने अंदर में, तो वो आदमी मोल्डेबल होता है, अपने आप को बदल सकता है, एक जैसे क्ले की तरह, मिट्टी की तरह, गीली मिट्टी की तरह। दे आर ऑफन प्रेज्ड एज कोचेबल एंड टीचेबल। ऐसे लोगों को अक्सर बोलते हैं यार ये आदमी को सिखाना आसान है, इसको बताओ खट सीख लेता है ये। दे आर नॉट वरीड अबाउट वेदर criticism will hurt their egos. They embrace the discomfort and internalize whatever inputs might help their development. इस तरह के लोग अपनी बुराई से बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, और अगर कोई इनको बुराई मिलती है तो उससे डिस्कम्फर्ट नहीं होता इनको। कोई भी चीज़ आप इनको बोल सकते हैं कि यार ये सुधारो, ये गड़बड़ है। द प्रॉब्लम इज़ दैट दे डोंट सीक इन्फॉर्मेशन। लेकिन दिक्कत ये है, ये लोग रिएक्टिव हैं। रिएक्टिव लोग नया इन्फॉर्मेशन खोजते नहीं हैं। कोई आके बता दे तो ठीक, नहीं बताया तो कोई बात ही नहीं। रिएक्टिव है इसलिए। बियॉन्ड व्हाट इज़ ईजिली अवेलेबल। बहुत आसानी से अगर कोई नॉलेज है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे है, वायरल वीडियो है तो देख लिया, अदरवाइज वो खोद के नहीं निकालेंगे। दे डोंट मेक मच प्रोग्रेस अंटिल समवन पिक्स देम अप एंड शेप्स देम। ये तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कोई आदमी इनको पकड़ करके सिखाएगा नहीं। देयर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन गाइडेंस फ्रॉम अदर्स। और ऐसे लोगों की जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है दूसरों के ऊपर। दे रेयरली टेक देयर लर्निंग्स इन टू देयर ओन हैंड्स। चूँकि ये लोग रिएक्टिव हैं, इसलिए अपनी सीख, अपनी लर्निंग ये अपने हाथ में नहीं ले पाते। ये वेट करते हैं कि जब ज़िंदगी होगी, कोई हेल्प करेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे अच्छे लोग होते हैं, स्वीट स्पॉट इज़ पीपल हु आर प्रोएक्टिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। जो लोग प्रोएक्टिव हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, दैट्स व्हेन दे बिकम स्पॉन्ज। ऐसे लोग ही हैं जो खोद के नॉलेज लेते हैं और साथ ही साथ अपनी ग्रोथ के लिए नॉलेज लेते हैं। ये स्पॉन्ज की तरह होते हैं। दे कंसिस्टेंटली टेक द इनिशिएटिव टू एक्सपैंड देमसेल्फ एंड अडैप्ट। ये लोग बार बार खोजते हैं कि मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ एक्सपैंड करने के लिए, और फिर उसी हिसाब से मैं अपने आप को अडैप्ट करूँ। दैट कैरेक्टर स्किल इज स्पेशली वैल्यूबल व्हेन द डेक इज स्टैक्ड अगेंस्ट यू एज अ पेयर ऑफ यंग एथलीट्स इन अफ्रीका लर्नड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ख़ास तौर से तब जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है। जैसा कि अफ्रीका में कुछ एथलीट्स थे जो दौड़ाक थे, वो अभी बहुत इंटरनेशनल लेवल के दौड़ाक बने। उनकी लाइफ को आप देखेंगे तो यही क्वालिटी उनके अंदर थी, रिबेल विदाउट कोच। ऐसे लोग जिनके पास कोच नहीं थे, कोई आके उनको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं रहा था, फिर भी इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। इस बंदे का नाम है जूलियस येगो। ये गांव में था जहाँ पर न बिजली है न गाड़ियाँ हैं, और अपने भाई के साथ ये लोग लकड़ी फेंका करते थे कि कौन दूर तक लकड़ी फेंक पाता है, डंडा फेंक पाता है। जेवलियन थ्रोअर बनूंगा, भाला फेंकने वाला जो ओलंपिक्स होता है, मैं उसमें जाकर खेलूंगा। बट ही डिडंट हैव एक्सेस टू द राइट फैसिलिटीज़, द आइडियल ट्रेनिंग रूटीन्स और द की इक्विपमेंट। लेकिन उसके पास कोई कॉलेज प्रोफेसर नहीं था जो सिखा पाता, कोई ट्रेनिंग रूटीन नहीं था, और उसके बाद वो सब इक्विपमेंट नहीं थे, सामान नहीं थे कि वो सीख पाता। जूलियस डिडंट इवन हैव अ कोच। उसके पास तो कोच भी नहीं था। वो एकलव्य की तरह था, खुद ही प्रैक्टिस करता था, खुद ही को सिखाता था। ही वॉज एट मेजर डिसएडवांटेज अगेंस्ट हिज बिग राइवल्स। इसलिए जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनके सामने ये कुछ नहीं था। और एक और लड़का, इहाब अब्दुल रहमान, वो भी एक बहुत गरीब परिवार में इजिप्ट में बड़ा हुआ, जिनका परिवार स्पोर्ट्स में नहीं था। 17 साल तक खाली उसने फुटबॉल खेला था, सॉकर खेला था। व्हेन अ टीचर एनकरेज्ड हिम टू ट्राई जेवलियन, ही वॉन द फर्स्ट कॉम्पिटिशन ही एंटर्ड। और जब एक टीचर ने उसे कहा, यार तुम्हारे यहाँ स्कूल में, कॉलेज में जेवलिन होता है, वही भाला फेंकने वाला कंपटीशन क्यों नहीं करते? उसने किया और वो जीत गया। और बस 2 साल के बाद वो वर्ल्ड का जूनियर चैम्पियनशिप जीत गया, वर्ल्ड का, और सिल्वर मेडल जीत गया। एक तरह से दुनिया के लेवल पे पहुंच गया। अगर आप कागज़ पे देखो तो दोनों में बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं। दोनों ही अफ्रीकन हैं, दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, दोनों के पास स्पोर्ट्स टिकट टू अ बेटर लाइफ। और अगर ये खिलाड़ी बन जाते तो अच्छी ज़िंदगी हो जाती, नहीं तो वही गरीब गांव में रहते। दोनों को फुटबॉल पसंद था, बाद में ये लोग जेवलिन थ्रो की तरफ शिफ्ट हो गए। बट फिज़िकली इट वाज डेविड अगेंस्ट गोलियत। लेकिन अगर आप फिज़िकली देखोगे तो उसमें से एक डेविड था, मतलब बेचारा बच्चा था, और एक गोलियत था, मतलब भारी भरकम, बहुत पावरफुल, जिसके पास बहुत एडवांटेज था। अब जेवलिन फेंकना अपने आप में ताकत की चीज़ है। अर्ली ऑन, टॉप कोच कॉल्ड इब्राहिम्स आर्म वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन।
शुरुआत में जिन लोगों ने भी इबाहम का हाथ देखा उन्होंने कहा इसका हाथ नहीं है, ये तो एकदम हथौड़ा है, सबसे अच्छा है जो मैंने देखा है, ताकतवर है और इसको थ्रो करने का नेचुरल गिफ्ट है। इहाब इसी स्पोर्ट्स के लिए बना था। टॉवरिंग 6'4", उसकी हाइट 6'4" थी, वेइंग 202 पाउंड्स, उसका वजन 202 पाउंड था, 212 पाउंड था। और बेचारे जूलियस के पास वो सब एडवांटेज नहीं थे। उसकी हाइट मुश्किल से मेरे बराबर ही रही होगी, 5'8", 5'9". उसका वेट भी 212 नहीं था, 187 था पाउंड। वो नेचर में कोई बहुत विरला ताकतवर टाइप का नहीं था। अगर उसको इहाब को हराना है तो उसको कुछ अजीबो गरीब ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी। फ्रीक ऑफ नेचर, नेचर का फ्रीक मतलब होता है कोई अजीब चीज़ बनना पड़ेगा। फ्रीक बोलते ना, ये आदमी नॉर्मल नहीं है, अरे तो भूत है। 2010 आ गया, 7 साल की ट्रेनिंग हो गई। जूलियस फाइनली गॉट टू फेस ऑफ अगेंस्ट इहाब एट अफ्रीकन चैम्पियनशिप। दोनों एक दूसरे के सामने आए, इहाब और जूलियस। बट इहाब क्लेम्ड द गोल्ड। इहाब को गोल्ड मेडल मिला। और इहाब का जो सबसे बेकार थ्रो था वो हमारे जूलियस के बेस्ट से कहीं अच्छा था। लोग ऐसे उठाकर फेंक देगा तो भी ये बेचारे खूब जोर से फेंकेंगे, तब भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, क्योंकि भाई उसका हाथ ताकतवर था। फॉलोइंग ए ईयर एट ऑल अफ्रीकन गेम्स, जूलियस बेंट डाउन टू पिक अप अ मेटल स्पीयर। 1 साल बाद जब ऑल अफ्रीकन गेम्स हुआ तो वहाँ पर जूलियस ने एक मेटल स्पीयर उठाया, मेटल का भाला। ही स्टूड अप, कॉक्ड हिज आर्म बैक एंड स्प्रिंटेड इट टू द लाइन। उसने उठाया, अपना हाथ पीछे किया और फेंका। As he cranked his arm forward and launched his javelin into air, he stumbled. जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और फेंका, वो फिसल गया, स्टम्बल किया उसने। Julius caught his balance in time to watch his javelin sail near the length of a football field. और जैसे ही उसका भाला उस तरफ गिरा तो उसने देखा कि उसके भाले ने पूरा लंबा सा क्रॉस करके फुटबॉल फील्ड के बराबर लेंथ क्रॉस कर ली, काफ़ी दूर गया। इट वॉजंट जस्ट अ पर्सनल बेस्ट, ये खाली उसका अपना पर्सनल बेस्ट नहीं था, इट वॉज अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड। ये दुनिया का, देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। इहाब उस दिन 5th आया। जूलियस वॉन द गोल्ड, और जूलियस गोल्ड जीता 1 साल के बाद, मात्र 1 साल के बाद। 1 साल पहले क्या था, इहाब अगर आराम से फेंक देता था तो भी इसके सबसे अच्छे तरीके से जीतता था। इस बार जो उसने सबसे अजीब तरीके से फेंका था वो इहाब्स के बेस्ट को हरा दिया। डेविड हैड टॉपल्ड गोलियत। डेविड ने गोलियत को हरा दिया। एक तरह से खरगोश ने शेर को हरा दिया। और ये देखिए, ग्राफ देखिए, सबके पास है ग्राफ। उसमें जो काला वाला है जूलियस येगो है, शुरुआत में सबसे नीचे था और एंड में 2013 में सबसे ऊपर है। और बाकी लोग अनिस ब्रम, हामिश पीकॉक, इहाब इब्राहिम, ये सब कभी ऊपर कभी नीचे हैं। ये इम्प्रूवमेंट देखिए कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। इहाब वॉज कोचेबल। इहाब के बारे में हमने पढ़ा था, ये कोचेबल था, उसको सिखाया जाता था। इहाब को एक वो मिल गई स्कॉलरशिप, रुपए पैसे मिले कि वहाँ जाओ और सीखो, फिनलैंड जाओ, क्योंकि फिनलैंड को जेवलिन का कैपिटल बोला जाता है, वहाँ पर जेवलिन सबसे अच्छा सिखाया जाता है। तो वहाँ गया, वहाँ पर जो बेस्ट कोच थे उन्होंने सिखाया उसको। ही लिसनड टू एडवाइस एंड इम्प्रूव्ड हिज टेक्निक एंड हिज स्पीड। वहाँ जो कुछ भी बताया गया उसने ध्यान से सुना और उनकी एडवाइस से, उनकी टेक्निक से अपनी टेक्निक बदली और अपनी स्पीड बदली। लेकिन वो स्पॉन्ज की तरह नहीं था, वो क्ले की तरह था, मोल्डेबल था जैसे मिट्टी होती है। इसका जो अप्रोच था वो रिएक्टिव था कि अगर बता दोगे तो कर लूँगा, अगर कोई बताएगा नहीं तो भैया मैं बिज़ी हूँ। ये प्रोएक्टिव नहीं था कि जाकर खोज के ले। जब उसको दोबारा फंड नहीं मिले, स्कॉलरशिप नहीं मिला फिनलैंड जाने का, तो गया ही नहीं दोबारा। ही क्विट ट्रेनिंग ऑल टुगेदर एंड डिडंट रिज्यूम अंटिल 5 months लेटर। उसने ट्रेनिंग ही छोड़ दी और 5 महीने तक उसने ट्रेनिंग की ही नहीं। और वहीं पर जूलियस ने अपनी ट्रेनिंग का जिम्मा खुद लिया। व्हेन पीपल आस्क्ड हु हिज कोच वाज, ही सेड यूट्यूब। और जो लोगों ने पूछा कि यार तुमको सिखाया किसने, इतना दूर फेंका तुमने, उसने कहा यूट्यूब। 2009 में वो एक इंटरनेट कैफ़े में जाता था, और 2009 की बात है, उस समय यूट्यूब नहीं था, मतलब ये मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलता था। 2009-11 से भी पहले। तो वो यूट्यूब पर जो सबसे अच्छे जेवलिन थ्रोअर्स थे उनको देखता था। बाय स्क्रूटनाइजिंग देयर स्किल्स ही वॉज एबल टू स्टार्ट कोचिंग हिमसेल्फ। वो उनके हुनर को देखता था ध्यान से और अपने आप को उसने कोच करना शुरू किया। एवरीथिंग बिगैन टू चेंज माई ट्रेनिंग।
वहाँ पर जो कुछ भी देख रहा था, बोलता है उससे मेरी ट्रेनिंग बदलती गई। जूलियस बोलता है, अरे यार जेवलिन के लिए टेक्निक चाहिए, पावर चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और स्पीड चाहिए। इन सब चीज़ों पे तो मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। 2015 में जूलियस ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत ली। 92.72 मीटर्स जो उसने फेंका था, ये दुनिया का 14 साल में सबसे दूर फेंका जाने वाला जेवलिन था। केवल 2 लोगों ने इतना दूर तक जेवलिन को फेंका था। फिनलैंड में थोड़ा बहुत उसको ट्रेनिंग मिली थी, बट उसके अलावा ज़्यादातर ट्रेनिंग उसने खुद से की थी। उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन को जा के खोजा जो उसको चाहिए था। आज भी जो फेंकता है ना, वो नॉर्मल तरीके से नहीं फेंकता, अजीबोगरीब तरीके से फेंकता है। आज भी जब वो जेवलिन फेंकता है तो पहले उसका चेहरा आता है, बाद में उसका पैर आता है। बाकी लोग ऐसा नहीं करते, जैसे कि कोई डांस वांस करने का अजीबोगरीब तरीका है, नॉर्मल लोग ऐसा नहीं फेंकते। ही हैड एब्जॉर्ब्ड व्हाट ही सॉ, जो कुछ भी उसने यूट्यूब में देखा था वो सब एब्जॉर्व किया। फिल्टर्ड आउट व्हाट ही डिडंट अप्लाई टू हिज यूनिक स्टाइल, और जो कुछ भी उसके स्टाइल को अप्लाई नहीं करता उसको हटा दिया। एंड अडेप्टेड हिज रिलीज टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और अपने आप को अडेप्ट किया ताकि वो दुनिया में बेस्ट बन सके। जूलियस अराइव्ड इन रियो 2016। अब 1 साल बाद फिर से वो रियो नाम के जगह पे गया विथ हाई होप्स फॉर ओलंपिक विक्ट्री। चाहता था कि मैं ओलंपिक्स में जीत जाऊं। बदकिस्मती से उसको ग्रॉइन में चोट लग गई, अपने पैरों में चोट लग गई, और इसलिए वो बेचारा केवल फेंक पाया। बस जो 6 थ्रो थे उसमें से केवल 1 बार फेंक पाया। बहुत दूर तक तो नहीं फेंक पाया, 88.24 मीटर्स फेंका, लेकिन उससे भी उसको कम से कम ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिल गया। अ डू इट योर सेल्फ अप्रोच कैन बी इफेक्टिव फॉर सर्टन काइंड्स ऑफ लर्निंग। तो ये था खुद से सीखो, डू इट योर सेल्फ टेक्निक। ये कुछ चीज़ों में तो आप कर सकते हैं। ख़ास तौर से आप अगर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो मैकेनिकल हैं, जैसे कि जेवलिन फेंकना, आप दूसरों को देख देख करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बट इन मैनी वॉक्स ऑफ लाइफ बिकमिंग अ स्पॉन्ज डिपेंड्स ऑन फिल्टरिंग मोर सब्जेक्टिव गाइडेंस दैन अदर्स। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि अगर आपको स्पॉन्ज बनना है तो आपको सब्जेक्टिव गाइडेंस चाहिए। सब्जेक्टिव मतलब मन के अंदर, बाहर नहीं, मन के अंदर चीज़ों को कैसे आप बदलें उस पर डिपेंड करता है। As I learned early in my career that feedback may not even arrive at all and gathering it is not as simple as it seems। और ऑथर कहते हैं, मैंने अपने करियर में देखा कि बहुत बार तो फीडबैक आता ही नहीं है, बहुत देर से आता है, और जो कुछ भी ज्ञान जानकारी है उसको इकट्ठा करना आसान काम नहीं है मन के अंदर में। और ये अप्लाई करता है हम सब के ऊपर में। हम सब अभी तो फ़िलहाल स्पॉन्ज है नहीं, वो सब जानकारी खोज के लेते नहीं है। हैबिट भी ऐसी हो गई है कि जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो वीडियोस देखते हैं, जो चीज़ें बोरिंग लगती हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन ये कहते हैं, आगे चल के भी पढ़ेंगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन सीख करना, हमारा मन को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके वो दीवार खुलेगी। मुझे अच्छे से याद है जब मैं कोई किताब पहली बार मंगाया, मैंने पढ़ा, उसको वीडियो बनाया। आज भी जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो अचानक से याद आ जाता है कि हाँ, इस किताब में ये लिखा था, वहाँ पर वो लिखा था। वहीं पर मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो लोग सुन तो लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन शायद उसको वैल्यू नहीं करते होंगे, इतना भूल गए। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि यार मैंने इस किताब में बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी, और वो अच्छी चीज़ क्या थी मुझे पता नहीं, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट याद आ जाता है। इसके बारे में पढ़ी थी, लीडरशिप के बारे में पढ़ी थी। अभी आज ही मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स देखा, वो जो गैरी वी है, वो बोलता है अगर आप रोज़ 10-15 मिनट अपने टीम के साथ में स्पेंड करें 1 to 1, तो आपकी कंपनी का कल्चर बहुत मजबूत हो सकता है। अब तक मैं खाली ग्रुप में लोगों को लेक्चर देता था, और उसने 2 चीज़ें और बोली, उनकी एस्पिरेशन, उनके फियर को आप समझ पाएंगे, तो वो आपके साथ हो पाता है, बाकियों के साथ नहीं हो पाता। तो अगर आप ये करेंगे तो आपकी कंपनी का कल्चर स्ट्रांग होगा। फिर मुझे याद आया कि इसके बारे में तो मैंने और एक जगह पढ़ा था, गेस करिए कहाँ पढ़ा था, कि अपनी टीम के साथ 1 to 1 टाइम स्पेंड करना, इनफॉर्मली टाइम्स। स्केल अप टू में था, उसमें भी था, बट मोस्टली काफ़ी डिटेल में था बिल्ड में, कि किस तरह से वो लोग अनफॉर्मली लोगों के साथ बैठते हैं। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि लड़कों के साथ में अलग ग्रुप में बैठूंगा, 1 to 1 अलग बैठूंगा, कुछ टाइम निकाल करके। तो हम लोग नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ब्लॉक होता है हमारे माइंड के अंदर। अभी आप देखेंगे किस तरह से होता है, तो उनको पहचान करके हटाना। मेरे लिए किताब पढ़ना अपने दिमाग के अंदर का दीवार को तोड़ना है, हैबिट को तोड़ना है।
तो यार ह्यूमन स्पॉन्ज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव तो नहीं होना है, प्रोएक्टिव बनना है और साथ ही साथ ग्रोथ ओरिएंटेड, ना कि ईगो ओरिएंटेड। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का नाम है जैड, बिजनेस की कोर्स की सीरीज़ का नाम है WBX, डिसीजन मेकिंग का नाम है BDM, और अगर मेरे साथ पर्सनली आप सीखना चाहते हैं तो ZP नाम का हमने एक प्रोग्राम चालू किया है, ज़ेनो का पर्सनल।